So, which was the last thing we did yesterday? I think it was journal entries. Yeah? Page number 118, 119, and then specimen of revaluation account. Okay? So, I asked you people to learn the same. And now we are going to start with illustration 7, which is completely based on the journal entries and the specimen that we have understood yesterday. Okay? So we'll start. Okay. Listen to me very carefully. This is really very important to understand. इसके बेसिस पे ही आगे के चैप्टर्स के लॉन्ग सम्स आप करेंगे, तो ध्यान रहे. एंड अभी तक जिस किसी ने भी रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं लर्न किया है, समझा नहीं है, सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल. सो बेटर स्टार्ट लर्निंग द सेम. ठीक है, चलो. इलस्ट्रेशन 7 एवरीवन इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 120. आ रही है? आवाज आ रही है? ओके. I don't know, maybe they were not aware कि लेक्चर है. लेट इट बी, इट्स ओके. बाद में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, चलो. आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू. Bhavna, Bharat and Bhumesh, these are the three partners. They are sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1. Following is their balance sheet as on 31st/3/17. This is the balance sheet of their partnership firm. 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग प्रोपोर्शन है 2:1:1. This is the position of the liabilities and assets of their partnership firm when 31st/3/17 पे. Now the information that is given below. Partners have decided to reevaluate the assets and liabilities on the date of the above balance sheet. So this is revaluation of assets and liabilities. तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है? द न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज गिवन इन द एडजस्टमेंट. 6 एडजस्टमेंट हैं इस सम में, और लास्ट एडजस्टमेंट के बाद आपको बताया गया है कि आपको करना क्या है. राइट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, तो एडजस्टमेंट जो दिए हुए हैं उसमें दी गई है न्यू वैल्यू और एल्स के क्या चेंजेस हुए हैं वैल्यू में, और जो बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है उसमें है ओल्ड वैल्यूज. उसको बुक वैल्यू कहा जाता है. ठीक है, बैलेंस शीट में जो भी वैल्यूज हैं इट इज टर्म्ड एज बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और एडजस्टमेंट में जो भी है वो चेंजेस हैं. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. आप लोगों को कहा था कि आप जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना के रखना. बनाया है? Hello. Have you all prepared the format? Can you all hear me? Yeah. Okay. So we'll start with the first adjustment. समझ में आ रहा है ना? Hello. आवाज आ रही है? Okay. ठीक है. First adjustment. The value of land is rupees 7 lakh. Understand the meaning, what they are trying to say. पहला एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ लैंड इज 7 लाख. लैंड का जो वैल्यू है वो 7 लाख रुपए है. तो अभी बैलेंस शीट में चेक करो. व्हाट इज इट्स बुक वैल्यू? 5 लाख. अभी उसका वैल्यू क्या है? 7 लाख.
So what do you interpret from this, comparing the two values, the old value in balance sheet 5 lakh and the new value in adjustment 7 lakh? तो आप इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं इसमें से? That the value, yes, the value of land has increased by 2 lakh. इतना हम पहले समझे. अभी आगे, लैंड क्या है? एसेट है. बैलेंस शीट के एसेट साइड सारे एसेट ही दिए होते हैं. So whenever the value of an asset increases, revaluation account is credited. Yes. तो जर्नल एंट्री क्या होगी? हमने पढ़ा है, हम सीखे थे. रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. वैल्यू कौन सी आएगी वहां पे? जितना वैल्यू इंक्रीज हुआ है. ठीक है. इट इज ऑलवेज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस when you are writing journal entries. Always remember this. Okay? चलो अभी जर्नल एंट्री चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट पेज पे ही है, पेज नंबर 121, फर्स्ट जर्नल एंट्री. सी, you all are having your textbooks, right? Okay. So first journal entry, land account debit 2 lakh to revaluation account 2 lakh. ठीक है. Value of land has increased by 2 lakh. नरेशन पढ़ लेते हैं. नरेशन लिखना काफी इजी है, वो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं. It should be relatable and it should make sense. ठीक है. Other than that, there is no need to learn narration. ठीक है. So we'll see the posting along. आपसे कहा था कि जर्नल का आप फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखिए और लेजर अकाउंट भी आप ड्रॉ करके रखिए. ठीक है. तो पोस्टिंग हम साथ में ही करते जाएंगे. फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने समझी, अभी उसका पोस्टिंग देख लेते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको दिया हुआ है पेज नंबर 122 पे. ठीक है. तो जर्नल एंट्री ऐसी है, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. हम बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे कौन सी साइड? क्रेडिट साइड. व्हाई? बिकॉज जर्नल एंट्री में लैंड अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. सो इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग, लैंड अकाउंट विल बी credited in revaluation account by 2 lakh. Is that clear? Is that clear? Okay. करें आगे. Okay. You all are writing? Okay. Take your time. All right. करें कंटिन्यू. ओके. अभी के लिए इफ यू आर राइटिंग, प्लीज डू नॉट राइट नरेशन एज इट विल कंज्यूम मोर टाइम. ठीक है. फाइन. ओके ओके. सेकेंड एडजस्टमेंट. यस यस. या. Sorry, what? अच्छा, in meeting. अच्छा, okay, okay. Just give me a minute, huh?
ओके डन, ठीक है, अभी करें आगे। यस यस, डन डन। ओके, second adjustment, the value of building is increased by rupees 1 lakh. Here understand the difference. बहुत ही जरूरी है कि आप सेंटेंस किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट वाज व्हाट? लैंड का आपको न्यू वैल्यू ही दिया था, तो आपने कंपेयर करके ये समझा कि लैंड का वैल्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। सेकेंड एडजस्टमेंट सेज दैट the value of building has increased by 1 lakh. आपको डायरेक्टली कितना इंक्रीज हुआ वही बता दिया है, ठीक है। So what is the old value of building? It is 8 lakh. Now it has increased by 1 lakh. So what is the new value? 9 lakh. Exactly. ठीक है। So again, this is an increase in the value of an asset. Building is an asset. ठीक है। So journal entry, building account debit to revaluation account 1 lakh. Okay, we'll check the journal entry. Building account debit 1 lakh to revaluation account 1 lakh. ठीक है, let us check the posting. Building account has been debited in journal entry. So in the process of posting, building account will be credited in revaluation account. Yes, as by building account 1 lakh. Okay. Okay. So what is the new value of building? 9 lakh. 8 lakh plus 1 lakh. आगे आपको ऐसे सम्स भी आएंगे जहां पे आपको बताया जाएगा कि आपको बैलेंस शीट भी बनाना है न्यू, तो उसमें यू विल बी राइटिंग जर्नल एंट्रीज, यू विल प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड यू विल ऑल्सो प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट जिसमें आप सारी न्यू वैल्यूज लिखेंगे। सो इफ यू वांट टू राइट द न्यू वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इट विल बी 9 लाख, द न्यू वैल्यू ऑफ लैंड 7 लाख, ऐसे करके, ठीक है। यस। Third adjustment, the market value of machine is rupees 2,50,000, which is to be recorded in the books. Let us check what is the book value. Book value of machine is 4 lakh and the market value is 2,50,000. What do you conclude from this? Yes, exactly. The value of an asset, that is machine, has decreased here by 1,50,000. Amount of difference is to be written always while writing journal entries. और वो कैसे पता चलता है? आप बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू या फिर न्यू वैल्यू इनको कंपेयर करेंगे तब, ठीक है। So whenever the value of an asset decreases, what is the journal entry? Revaluation account debit 1,50,000. Yes, to machine account 1,50,000. पहले दो एडजस्टमेंट थे उसमें वैल्यू ऑफ एन एसेट वाज इंक्रीजिंग. The next adjustment, that is third one, उसमें value of an asset decreases. So the journal entry is reverse. Okay, करें आगे. Fourth adjustment, provision for doubtful dates at 20% on debtors. Provision for doubtful dates is what? Bad debt reserve. First of all, what is journal entry for provision for doubtful dates in case of revaluation? Yes, exactly. Revaluation account debit to bad debt reserve. So ये रहता है डेटर्स पे हमेशा. Provision for doubtful dates is related with debtors. Let us check what is the value of debtors. Balance sheet में it is 1 lakh. Yeah.
So 1 lakh pay, we are supposed to create bad debt reserve on 20% of debtors. तो 1 lakh का 20% क्या रहता है? 20,000. Yes. So what is the journal entry? Revaluation account debit 20,000 to bad debt reserve account 20,000. Yes. So what is the value of debtors now? इस सब में पूछा नहीं गया है, but in case if they are asking, what is going to be the new value of debtors? I mean book value. Yes, 80,000. पोस्टिंग चेक कर लेते हैं. आई थिंक थर्ड जर्नल एंट्री का पोस्टिंग नहीं करवाया मैंने. ओके. So in the process of posting, to bad debt reserve account 20,000. You can see on debit side of revaluation account. Yeah, bad debt reserve account is in credit in journal entry. In journal entry it has been credited. So in process of posting, it is written on debit side of revaluation account. Same with the third journal entry. It is revaluation account debit to machine. So machine has been credited in journal entry. So in process of posting, debit to machine account 1,50,000. Is that clear? Okay. Any doubts up till now? Okay. Good. Fifth adjustment. Okay, I'm reading. Creditors amounting to rupees 10,000 are not required to be paid. First of all, understand what are creditors. Is your liability, yeah? अब इसमें आप समझे क्या? जितने creditors हैं उसमें से 10,000 के जो creditors हैं, you are not supposed to pay them now. Let us check what is the book value. Balance sheet में credit side, it is 2 lakh, out of which you are not supposed to pay 10,000 now. So how much you are supposed to pay? हाँ, तो अब ये आपका फायदा हुआ या आपका नुकसान हो गया? Yes, definitely you are benefited because you are supposed to pay 10,000 less. So in this case, revaluation account will be credited. Yes, this is when the value of a liability decreases. Yeah, so journal entry, creditors account debit 10,000 to revaluation account 10,000. All right. So in the process of posting, where you are going to write creditors? On credit side, because creditors have been debited in the journal entry. So revaluation account, credit side, by creditors account 10,000. Okay. Fine. Moving towards the next adjustment. Sixth, yes? Okay. Income receivable amounted to rupees 5,000 and outstanding expenses amounted to 3,000, which are to be recorded. So income receivable is current asset, outstanding expense is current liability. Yes. So in case of income, revaluation will be credited. I mean revaluation account will be credited. In case of outstanding expenses, revaluation account will be debited. The concept is very simple. Income है इसलिए revaluation credit, expense है इसलिए revaluation debit. चेक करें journal entry. Sixth, receivable income account debit to revaluation account 5,000. Yes, see, sixth adjustment में है ना, 2 adjustment साथ में दिए हुए हैं. हाँ,
यू कैन इवन राइट इट एज मतलब 6 में ए और बी करके भी आप 2 जर्नल एंट्रीज लिख सकते हैं. दिस इज द रीजन आई वाज टेलिंग यू, मतलब कल मैं बता रही थी ना कि 7 जर्नल एंट्रीज होंगी ओवरऑल. तो इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे 8 दी हुई है, इन्होंने 6 को स्प्लिट कर दिया है, इसलिए 8 जर्नल एंट्री हो गई है. ठीक है. अदरवाइज 6 में आप ए और बी करके भी लिख सकते हैं या फिर उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं. देयर इज नो इश्यू. या सो रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में 7th जर्नल एंट्री आई एम रीडिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट because it is an expense 3000 to outstanding expense it is a liability 3000 again. अभी in the process of posting of course income जो है, yes, is there any problem? What up? Who's this? Anyway, we'll continue. Ignore that. Let us continue. So the 6th journal entry, income receivable account debit to revaluation. Income receivable has been debited in journal entry. So in the process of posting it is credited. You can see by income receivable account 5000. And the next journal entry, outstanding expense 3000 has been written on debit side. Yes, because journal entry में वो credit किया गया है. ठीक है. So this completes all the adjustments regarding this sum. In case if you have any doubt, you can ask me. है कुछ problem? Sorry. 6th में हाँ 6th एडजस्टमेंट जो है ना, उसमें 2 एडजस्टमेंट एक साथ दिए हुए हैं, तो आप उसको 6 and 7 ऐसे लिख सकते हैं. अदरवाइज 6th में ही ए और बी करके लिख सकते हैं. ठीक है. ऐसे कोई इश्यू नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं. ओके. तो हमने पोस्टिंग भी साथ में ही सीख लिया है. तो अभी 8th जर्नल एंट्री जो है वो मैंने आपको कल ही बोला था कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे, फिर ही ये जर्नल एंट्री हम लिखेंगे. ठीक है. तो पहले टोटल कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का. पोस्टिंग तो हमने किया ही है. सो टोटल करना मैंने आपको 11th में आई गेस सिखाया था कैश बुक में. लेजर पोस्टिंग में मैंने आपको ये कंसेप्ट नहीं करवाया था. लेजर में सिर्फ आपको मैंने पोस्टिंग सिखाया था. नाउ अंडरस्टैंड, यू हैव रिटन, आई मीन पोस्टिंग, सॉरी, यस, वो बाकी है, वही करवा रही हूँ अभी. हाँ बेटा, वही करवा रही हूँ. ओके, करें कंटिन्यू. ठीक है. सो हमने पोस्टिंग किया है सारी जर्नल एंट्रीज का. नाउ always you are supposed to find out the total of which side is higher. In most of the cases credit side का total ज्यादा रहता है. ठीक है. हाँ, most of the cases. ठीक है. So credit side, let us check 2 lakh, 1 lakh, 10,000 and 5,000. तो इसका टोटल रहता है 3,15,000. आई कैन सी हियर कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में कम है. तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, वो ज्यादा है तो उसको मैंने लिख दिया नीचे की तरफ. यू आर सपोज टू लीव सम स्पेस बिफोर राइटिंग दिस प्रॉफिट व्हाट इज रिटन ऑन डेबिट साइड. ठीक है. एंड पुटिंग 2 लाइन्स आफ्टर राइटिंग द टोटल इज कंपल्सरी. So I have written 3,15,000 on credit side. जो credit side का टोटल है वो मैंने credit side लिख दिया. अभी मैं क्या कर रही हूँ, 3,15,000 में से मैं डेबिट साइड का जो अमाउंट है
1 by 1 मैं उसको माइनस कर रही हूँ। So 3,15,000 minus 1,50,000, then 20,000, then 3,000. So बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है, आई मीन क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का जो अमाउंट है 1 by 1 हमने माइनस किया, तो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 1,42,000. यस, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, जब भी टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है तब रीवैल्यूएशन के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है. डेफिनेटली यू कैन सी, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के दो साइड है. क्रेडिट साइड हमने कौन सी चीजें लिखी हैं? वैल्यू ऑफ एन एसेट इंक्रीजेस, यस, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हुआ, और इनकम जो हमें मिलने वाला है. सो दिस इज अ साइड ऑफ बेनिफिट. और डेबिट साइड क्या है? जो भी हमारे एक्सपेंस हैं, रिजर्व्स हैं, एसेट की वैल्यू कुछ कम हुई है, लॉस हुआ है, वो सब हम लिखते हैं डेबिट साइड. तो क्रेडिट साइड के हिसाब से 3,15,000 बेनिफिट हुआ है, उसमें से डेबिट साइड जितना भी लॉस वगैरह जो भी है वो मैंने माइनस किया, तो आंसर मिला 1,42,000. तो कंपैरिजन के हिसाब से फिगर मिल रहा है 1,42,000 जो मेरा प्रॉफिट है, वो मैंने लिख दिया डेबिट साइड. अभी 1,42,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट किसे दिया जाता है? डेफिनेटली पार्टनर्स को. कितने पार्टनर हैं? 3. अभी यहाँ याद रखने वाली चीज ये है कि प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में दिया जाता है, एंड ओल्ड रेशियो हियर इज 2:1:1. ये सम में दिया ही आपको ओल्ड रेशियो है. Many a times they are also giving you the new ratio along, but you are not supposed to consider new ratio at the time of distribution of profit of revaluation account. ये चीज याद रखनी है आपको. ठीक है, अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना आपको मैंने सिखाया था फर्स्ट चैप्टर में. 1,42,000 डिवाइडेड बाय, देखिए रेशियो 2 + 1 is 3 + 1 4. So 1, yes, 1,42,000 Yes, we'll continue. 1,42,000. Yeah, we'll continue quickly. We'll finish the topic. 1,42,000 divided by 4. Whatever the answer is, you'll multiply it by 2, then 1 and 1. Yeah? So, yes, 1,42,000 divided by 4 gives you 35,500 into 2 gives you 71,000. So the amount of profit received by Bhavna 71,000, then Bharat and Bhumesh. So we have distributed the amount of profit among partners in their old profit and loss sharing ratio. You can see here we have written it is profit on revaluation and it has been credited to partners capital account in the proportion of 2:1:1. Okay. Now if you see on debit side, 1,50,000 plus 20,000 plus 3,000 plus 1,42,000 gives you 3,15,000. So total of both the sides is identical now. Yeah? Okay? तो अभी लास्ट जर्नल एंट्री हम समझ लेते हैं and then we'll end our session.
Now this is the amount of profit. Profit is always credited in partner's capital account. So I have credited the capital account of 3 partners. Yes? और मैंने डेबिट क्या किया है? Yes, मैंने डेबिट क्या किया है? Revaluation account has been debited and it has been closed. 1,42,000. Sorry, revaluation account debit 1,42,000 to Bhavna's capital account, to Bharat's capital account, to Bhumesh's capital account. So this is the last journal entry, and here we finish our sum. That is illustration 7. So that's all for today. We'll see you again in the next session.